नमस्कार दोस्तों। आज आपको इतिहास के 48 साल पीछे लेके चलता हूँ और शेयर कराता हूँ वहाँ की, जब भारत में कुछ ऐसी घटनाएँ हुई थी, जिसको आज की जनरेशन ना तो फ़ील कर सकती है, ना तो उसके बारे में कुछ जानकारी रखती है। दोस्तों, आप लोगों ने सुना है कि राहुल गांधी जभी भी विदेश यात्रा में होते हैं, तो वो बोलते रहते हैं कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है, ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है। मतलब वो विदेशियों को हमेशा बरगलाने की कोशिश करते हैं कि हिंदुस्तान में 2014 से जब से बीजेपी की सरकार आई है और विशेषकर मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, तब से कुछ भी ठीक नहीं है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं सन 60 के आसपास पैदा हुआ था और मैंने बहुत दिन देखे हैं जब नेहरू जी ने, लाल बहादुर शास्त्री ने और इंदिरा जी ने भारत पर राज किया। नेहरू के बारे में जो मैंने अपने जीवन में ज़्यादा कुछ अनुभव नहीं किया, क्योंकि नेहरू 27 मई 1964 को स्वर्गवासी हो गए थे। लेकिन जब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे और जब भारत पाक 1965 का युद्ध हुआ था, तो थोड़ा-थोड़ा मुझे होश आने लगा था, यानी कि मैं समझने लगा था कि ये कुछ हो रहा है, क्योंकि उस समय शायद मैं दूसरी में पढ़ता था और बरसात के दिन थे, यानी सितंबर-अक्टूबर का महीना हुआ करता था और हमारे गाँव में ऊपर से नज़दीक से एयरफ़ोर्स के हवाई जहाज़ जाया करते थे। बहुत तेज़ी से निकला करते थे, तो उससे मालूम पड़ता था कि वो लोग लड़ाई की प्रैक्टिस कर रहे हैं। जैसे ही वो हवाई जहाज़ की आवाज़ आती थी, तो हम लोग ऊपर जाकर के छत में जाकर के उनको देखा करते थे। मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ कि मेरा गाँव प्रयागराज के पास जो बमरौली एयर फ़ोर्स स्टेशन है, वहाँ से करीब 40 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। उसके बाद फिर जब हम 8वीं में थे, 8वीं क्लास में थे, उस समय पाकिस्तान और भारत का 1971 का युद्ध हुआ। हमारे गाँव के पास में से ही रेलवे लाइन जाती है, तो जभी भी रेलवे लाइन के आस-पास जब मालगाड़ी निकलती थी और उसमें आर्मी की गाड़ियाँ, तोपें लगी लदी रहती थी, तो मालूम पड़ जाता था कि आर्मी का मूवमेंट हो रहा है। उस मालगाड़ी के अंदर जो आर्मी के टैंक और आर्मी की गाड़ियाँ रहती थी, उसमें फौजी भी रहते थे, वो अपना खाना-वाना बनाते रहते थे, जो भी होता था, वो देखा करते थे हम लोग। 1971 की लड़ाई में काफ़ी मूवमेंट हुआ। पहले जो मूवमेंट हुआ था, वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ हुआ था। मतलब दिल्ली की साइड से गाड़ियाँ जो इलाहाबाद की तरफ जाती थी, उसमें लोग जाया करते थे। बाद में फिर इलाहाबाद से जो दिल्ली की तरफ गाड़ियाँ जाती थी, उसमें मूवमेंट हो रहा था। काफ़ी अचंभित करने वाले सीन हुआ करते थे, लेकिन ठीक है, कुछ समझ में नहीं आता था। गाँव में ना तो कोई समाचार पढ़ता था, ना समाचार आता था। 2-4 लोगों के पास में रेडियो हुआ करते थे, उस रेडियो में लोग बाग अपना विविध भारती के गाने सुना करते थे और इधर-उधर के समाचार सुनते थे। हमारे घर में तो कोई रेडियो भी नहीं था, 71 की बात बता रहा हूँ।
लेकिन फिर भी ये मालूम पड़ रहा था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई हो रही है। शाम को पिताजी किसी को बुला कर के रेडियो अपने पास में रख लेते थे और जो पौने 9 बजे हिंदी के समाचार आते थे, ऑल इंडिया रेडियो के, उसको सुना करते थे। 8 बजे बीबीसी की आजकल की समाचार सुना करते थे, तो हमें भी मालूम पड़ता था क्या हो रहा है। 71 की लड़ाई को जीतने के बाद में एक ऐसी हवा चली, जिसके हिसाब से ऐसा लगा कि इस देश में अगर कोई नेता हैं, तो वो सिर्फ इंदिरा गांधी ही हैं। इंदिरा गांधी ने बड़े शातिराना तरीके से वो लड़ाई लड़ी थी और अपने देश को, अपने अपने आप को देश के ऊपर स्थापित किया था, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस का विभाजन करवाया था 1969 में। जैसे ही लड़ाई खत्म हुई और इंदिरा जी की पॉपुलैरिटी बढ़ी, उसके बाद में इंदिरा जी ने जो नंगा नाच भारत के ऊपर खेलना शुरू किया, वो सभी को, जो हमारी जनरेशन के लोग बाग हैं या हमारे जनरेशन से पढ़े लोग जो थे, उनको सबको याद रहेगा। और अगर इसको कोई भूल जाता है, तो उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा। 1973 में उत्तर प्रदेश में कमलापति त्रिपाठी साहब मुख्यमंत्री थे। पीएसी ने रिवोल्ट किया। बाकी करप्शन के मामले, इधर-उधर के मामले आया करते थे। चूँकि मैं सन 72 में 8वीं पास करके अपने गाँव से करीब 5-6 किलोमीटर दूर एक इंटर कॉलेज है, जिसको एसएवी इंटर कॉलेज सैनी कहते हैं, वहाँ पर 9वीं में पढ़ता था, तो कस्बे में जाया करता था, वहाँ से अखबार ले लेता था या अखबार पढ़ने का मौका मिलता था किसी दुकान में बैठ कर के। तो सब देखा करता था कि कमलापति त्रिपाठी साहब के खिलाफ पीएसी ने विद्रोह कर दिया है। और फिर ये भी देखा कि हेमंत सिंह बहुगुणा को वहाँ का मुख्यमंत्री बनाया गया। पीएसी का विद्रोह के बाद में वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। बहुगुणा जी मुख्यमंत्री बने और उसके बाद में फिर उत्तर प्रदेश में 1974 में शायद फरवरी के महीने में इलेक्शन हुए और बहुगुणा के नेतृत्व में कांग्रेस जीत गई। हाँ, ये यहाँ मैं बता देना चाहता हूँ कि इंदिरा जी का इतना क्रेज था या इंदिरा जी का इतना डर था कि हम लोग जब 10वीं क्लास में थे, तो इंदिरा जी हमारे कॉलेज के दक्षिण की तरफ को किशनपुर करके एक जगह है, जो फतेहपुर जिला में आती है, वहाँ पर वो एक नहर योजना का शिलान्यास करने आई थी। किशनपुर गाँव मेरे ननिहाल के ननिहाल से करीब 3-4 किलोमीटर उत्तर की तरफ को पड़ता है, वो यमुना किनारे है। तो उस वो योजना ये थी कि यमुना के पानी को मशीनों के द्वारा उठा करके एक नहर बनाई जाएगी, जिससे कि जो वो इलाका है, जो यमुना का कछारी इलाका है, वहाँ पर पानी पहुँचाया जाएगा। तो जब इंदिरा जी उसका शिलान्यास करने आई थीं, उस समय हमारे को स्कूल की बसों में भर करके वहाँ पर भीड़ बनाने के लिए लेके जाया गया था। तो मैंने पहली बार इंदिरा जी को अपनी आँखों से देखा था, उनका भाषण सुना था। 3 हेलीकॉप्टर उतरे थे। उसके बाद में बहुगुणा जी का जो वहाँ पर थे, बहुगुणा जी का भाषण हुआ, फिर इंदिरा जी का भाषण हुआ। उस मीटिंग में एक नेता ने कुछ इंदिरा जी का विरोध किया। उस नेता को उसी समय अरेस्ट कर लिया गया। वो शायद सोशलिस्ट पार्टी के नेता था। जिससे बाद में मालूम पड़ा कि वो छोटेलाल यादव थे। छोटेलाल यादव ने चुनाव के बाद बजट रेल बजट के बाद में रेल का किराया बढ़ाने के विरोध में सिराथू स्टेशन पर एक आंदोलन किया, जिसको जो 3 दिन तक चला और उसके बाद में पीएसी बुलाई गई। पीएसी ने फायरिंग की, 2-4 लोग मरे। सिराथू में पहली बार कर्फ्यू लगा, मैं भी उस कर्फ्यू में फँस गया था, किसी तरीके से निकला, वो एक अलग कहानी है। उसके बाद में फिर जो
बड़े-बड़े नेताओं का आना-जाना शुरू हुआ, मधुलिमय आए, मधु चक्रवर्ती आए, पता नहीं कौन-कौन आया था। चूँकि मैं कॉलेज जाता था अपना, तो वहाँ पर सिराथू होकर के जाता था, सिराथू में जो भी एक्टिविटीज़ होती, उसको वो देखा करता था और सिराथू में हमारे गाँव के आस-पास के लोगों की दुकानें हुआ करती थी, वहाँ पे बैठा भी करता था। खैर 74 में ये हो गया, बहुगुणा जी दोबारा मुख्यमंत्री बन गए और इंदिरा जी तो अपना दिल्ली में प्रधानमंत्री थी। इस बीच में एक समाचार बार-बार आया करता था, वो ये था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में इंदिरा जी के रायबरेली के 71 इलेक्शन के खिलाफ कोई याचिका पड़ी हुई है, वो राजनारायण ने डाली थी और उसकी सुनवाई हो रही है। लोग बागों को ये पूरा भरोसा था कि इंदिरा जी इतनी पावरफुल हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट इंदिरा जी के फेवर में ही जजमेंट देगा, तो उस चक्कर में कोई ज़्यादा ध्यान दिया करता नहीं था। राजनारायण के वकील उस समय प्रशांत भूषण के पिता शशि भूषण थे, जो इमरजेंसी के बाद में भारत के कानून मंत्री बने। अब 74 के जून के महीने में हमारा रिजल्ट आ गया हाई स्कूल का, हम पास हो गए। अगस्त के महीने में देहरादून चले गए और वहाँ पर हम अपना 11वीं की का 11वीं की क्लासेस शुरू हो गई और वहाँ पर हम लोग पढ़ाई करने लगे। 75 की फरवरी मार्च के महीने में मेरे ताऊजी ने मेरी पिटाई कर दी। अकारण। गुस्सा कहीं और आ रहा था, मेरे ऊपर उतार दिया। और उससे वो होली का दिन था, होली का दूसरा दिन था, क्योंकि मैं अपने घर से, अपनी माँ से, अपनी बहनों से काफ़ी दूर चला गया था और अपने कज़न के पास में वहाँ रहता था, जहाँ मेरे से बड़े वाले भाई भी रहते थे। तो वो लोग मुझे चाहते नहीं थे वहाँ पर कि मैं रहूँ, तो ठीक है, होली के टाइम में उन्होंने मेरे साथ में कैसा व्यवहार किया, क्या खाना दिया, क्या पानी दिया, वो एक अलग बात है। बट मेरे ताऊजी ने जब मुझे थप्पड़ जड़ दिया, सुबह-सुबह करीब 8 या 9 बजे की बात है, तो मैं गुस्से के मारे वहाँ से पैदल ही देहरादून से चल पड़ा। 11वीं के इम्तिहान होने वाले हैं और मैं वहाँ से चल पड़ा। चलते-चलते हरिद्वार आया पैदल। मेरे पास में एक फूटी कौड़ी नहीं थी। सिर्फ़ पजामा पहन के रखा था, एक हाफ शर्ट थी और शायद एक स्वेटर था, मुझे ऐसा याद है। जब शाम को 6 बजे करीब मैं हरिद्वार स्टेशन पहुँचा, तो वहाँ पर वेट करता रहा कि कोई गाड़ी आएगी, कोई गाड़ी आएगी। यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि देहरादून से शाम को 6 बजे जनता एक्सप्रेस हावड़ा के लिए चलती है, जो करीब 7 बजे के आस-पास में हरिद्वार स्टेशन पहुँचती है। वो स्टेशन पर आई, हम ट्रेन में घुस गए और वहाँ से ट्रेन रात भर चलती रही। सुबह करीब 6 या 7 बजे बहुत ठंडी थी। मार्च का महीना था, तो ठंडी तो होती है। तो एक साधु बाबा ने मुझे अपनी रज़ाई के अंदर थोड़ा-सा जगह दे दी थी, तो उसी तरीके से आ गया। जब गाड़ी हरदोई स्टेशन पर रुकी हुई थी और ट्रेन डाउन हावड़ा एक्सप्रेस को पास कर रही थी, उस समय मैं वहाँ से उतर गया और उसके बाद में हावड़ा में मैं बैठ कर के लखनऊ पहुँच गया। लखनऊ से छोटी लाइन वाली जो पैसेंजर कानपुर के लिए अनवरगंज स्टेशन के लिए चलती है, उसमें चलते-चलते मैं कानपुर पहुँच गया। कानपुर में से फिर हमारी एक पैसेंजर चलती है, जो आगरा कैंट से इलाहाबाद जाती है, उस पैसेंजर में बैठ कर के मैं अपने स्टेशन सिराथू उतर गया और उसके बाद में घर पहुँच गया। घर में दीदी थी छोटी वाली, जो आज की दुनिया में नहीं है। उन्होंने मेरे से पूछा, "तुम कैसे जल्दी यहाँ पे आ गए? क्या है अचानक क्यों से आ गए?" मैंने उनको बताया, रोया। खैर, बाद में अम्मा जी आईं, अम्मा जी को बताया, पिताजी को बताया। उन्होंने बोला, "ठीक है, अगर तुमको नहीं पढ़ना है तो मत पढ़ो, गाँव में ही रहो।" फिर उसके बाद में हम अपना उस समय फसल कट रही थी, तो फसल को कटवाने के बाद में जो खलिहान में आता था, उसको देखभाल करते थे। कभी कभी
जो गेहूँ कट करके आता था और जो लेकर के आते थे, उनके साथ में घ खलिहान तक आना पड़ता था, उनके साथ जाना पड़ता था, फिर खलिहान में बैठना पड़ता था। अप्रैल का महीना शुरू हो गया था, धीरे-धीरे दिमाग दुरुस्त होने लगा, गुस्सा उतर गया और मैंने पिताजी से रिक्वेस्ट किया कि मुझे देहरादून वापस भेजो, मुझे अपनी परीक्षा देनी है। इस बीच में देहरादून से टेलीग्राम आए कि मैं वहाँ पे नहीं हूँ, ये है, वो है। पिताजी ने चिट्ठी-विट्ठी लिख दी कि उस समय चिट्ठियों से बातें होती थी, टेलीग्राम से बातें होती थी। कोई उस समय ना तो फ़ोन था और ना कोई ट्रंक कॉल करने की कोशिश करता था। ट्रंक कॉल करना एक बहुत अजीब बात थी, 24-24 घंटे के बीच की लाइन लगती थी, उसके बाद में कभी मौका मिलता था। खैर, बड़ी मुश्किल से पिताजी तैयार हुए और मुझे 17 अप्रैल 1975 के आस-पास में देहरादून खुद जाकर के छोड़ कर के आए। उन्होंने ताऊ जी को समझाया, ताऊ जी ने भी समझ लिया उस बात को। खैर, वो एक बात आई गई हो गई। मैंने इम्तिहान दिया और मैं पास हो गया। पास होने के इमीडिएटली बाद मैं वापस गाँव आ गया। गाँव में आया तो मालूम पड़ा कि हमारे बड़े भाई साहब की शादी तय हो गई है, उनकी शादी हो रही है, जून के महीने में वो शादी है। भाई साहब की शादी हुई, मेरे ख्याल में 12 जून या 10 जून के आस-पास में शादी थी, मुझे याद नहीं है, 75 की बात है। तो जिस समय भाई साहब की बारात जा रही थी, उस समय मामला गरमाया और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 12 जून 1975 को इंदिरा गांधी का रायबरेली से इलेक्शन जो है वो खारिज कर दिया और राजनारायण को विजेता घोषित कर दिया। इंदिरा जी ने उस फैसले को नहीं माना, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया और वो सुप्रीम कोर्ट में चली गई। सुप्रीम कोर्ट ने 25 जून या 23 जून के आसपास में हाई कोर्ट इलाहाबाद के आदेश पर स्टे लगा दिया, क्योंकि उस समय वेकेशन चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में और इंदिरा जी को प्रधानमंत्री बने रहने की इजाजत दे दी। इस बीच में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में एक आंदोलन चल रहा था। जयप्रकाश नारायण ने अपना आंदोलन को तीव्र करते हुए रामलीला मैदान में 25 जून के आसपास में एक सभा बुलाई, रैली बुलाई और उस सभा में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। संपूर्ण क्रांति का आह्वान हुआ तो इंदिरा जी को बहुत बुरा लगा। रात में उन्होंने आनन-फानन उस समय के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद खान से जिस तरीके से भी हो, उस तरीके से दस्तखत करवा करके इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। जिस समय वो इमरजेंसी डिक्लेयर हो रही थी, उस समय हम लोग अपने ननिहाल में थे। वहाँ पर हमारे मामा जी के तीसरे लड़के की शादी थी और उस शादी में हम लोग वहाँ पर गए थे। वो शादी की बारात जो है वो मिर्ज़ापुर गई थी, पवारी करके कोई गाँव है, वहाँ पर गई थी। वहाँ पर हम लोग गए और वहाँ पर जब वापस आए थे तो मालूम पड़ा कि इमरजेंसी लग गई है। जब इमरजेंसी लग गई, तो दूसरे दिन जो सवेरे अखबार आए थे, तो उसमें सारे के सारे फर्स्ट पेज जो थे, वो ब्लैंक थे। उस समय मेरे घर में मैंने शुरू किया था, वो अखबार आता था भारत और उसका पहला पेज ब्लैंक था, इमरजेंसी लग गई। हम उसके बाद शादी-वादी के बाद में फिर देहरादून चले गए और वहाँ पर पढ़ाई शुरू हुई। तो आपातकाल जो 25 जून 1975 को इंदिरा जी ने लगाया था, उसका जो परिणाम भारत की जनता ने 2 साल करीब झेला है, मेरे ख्याल में जनवरी 1977 को उन्होंने इमरजेंसी में ढील दी थी और जब वो हार गईं, उसके बाद में मार्च में 77 में वो इमरजेंसी हटाई गई थी। बहुत बुरा हाल था। मैं सोच रहा था कि हम लोगों ने उस समय अपनी ज़िंदगी कैसे जी है? सारे नेताओं को जेल में डाल दिया गया था, कोई आदमी कुछ बोल नहीं सकता था, जो भी इमरजेंसी का विरोध करता था, उसको उठा कर के लेके जाते थे, पुलिस वाले टॉर्चर करते थे। जो टॉर्चर करने के तरीके थे, उनके बारे में बोलना भी बहुत मतलब क्या बताऊँ मैं, जाने दीजिए।
उल्टा टांग देते थे, तलवे पे लाठियाँ चलाते थे। करंट बिजली का करंट पास करते थे, क्या-क्या करते थे मतलब उसके बारे में एक्सप्लेन करना ही बेकार है, उसके बारे में मतलब मेरे को तो अभी भी सोच कर के रोए खड़े हो जाते हैं कि हम लोगों ने वो दिन देखे हैं। जो हमारे जैसे युवा लोग थे, उनको ज़बरदस्ती पकड़-पकड़ के नसबंदी कराई जाती थी। संजय गांधी ने एक प्रोग्राम चालू किया था नसबंदी कराने का, तो सारे के सारे जितने भी ब्यूरोक्रेट थे, अफ़सरशाह लोग थे, वो लोग अपना टारगेट पूरा करने के लिए ऐसी हरकतें करते रहते थे, संजय गांधी को खुश करने के लिए। नहीं, एक्सप्लेन किया जाता था मेरे से। हमारे कॉलेज चलते थे, कॉलेज में सारे के सारे जो यूनियन के इलेक्शन थे, वो खत्म बंद हो गए थे। बहुत डिसिप्लिन था, सब मतलब यूनिफ़ॉर्म पहन के आना है, टाइम पर आना है, अ, कॉलेज का गेट बंद कर देना है, ये करना है, वो करना है। और उसी इमरजेंसी के दौरान हमने इंटरमीडिएट की परीक्षा दी। इमरजेंसी के दौरान इंटरमीडिएट परीक्षा हमारी जो है शायद अप्रैल 1976 में पूरी हुई थी। उसके बाद बीएससी में एडमिशन लिया, तभी भी इमरजेंसी थी। कॉलेज में बहुत शांत माहौल रहा करता था। वो ज़िंदगी ही अलग थी, पता नहीं इंटरमीडिएट के 11वीं में जब था जिस समय इमरजेंसी 11वीं का इम्तिहान दिया था मैंने उस समय इमरजेंसी लिखी थी, 12वीं मैंने पूरी की इमरजेंसी के टाइम में की, बीएससी पूरी जो बीएससी का पार्ट 1 जो पूरा किया वो इमरजेंसी के टाइम में किया। जब बीएससी के पार्ट 1 के एग्ज़ाम आने थे, होने थे, उस समय इमरजेंसी रिलैक्स हुई। इस बीच में उत्तर प्रदेश में बहुगुणा जी को हटाया गया मुख्यमंत्री पद से, नारायण दत्त तिवारी को मुख्यमंत्री बनाया गया। बड़ा तमाशा हुआ, बंसी लाल, विद्याचरण शुक्ला और क्या बताऊँ मैं मतलब नो, इट इज़ नॉट मैं बोल रहा हूँ कि इमरजेंसी के 2 सालों को जिन्होंने देखा है, वो कभी भी कांग्रेस का नाम भी लेना सुनना पसंद नहीं करेगा। ये राहुल गांधी उस समय बहुत छोटा रहा होगा, 5 साल का होगा, 7 साल का होगा और उसको सोचना चाहिए कि उसकी दादी ने क्या किया था। ये इतनी बड़ी-बड़ी बातें करता है और सबसे बड़ी बात ये है कि इमरजेंसी के दौरान जो नेता जेल में गए, जैसे लालू यादव जेल में गया था या मुलायम यादव जेल में गए थे और ये लोग जब बाहर निकले तो इन लोगों ने इमरजेंसी का विरोध किया था। आज की डेट में उनके साथ में घूमते हैं, उनके साथ में उठते-बैठते हैं। यही ममता बनर्जी, जो वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर है, वो जयप्रकाश नारायण का विरोध करती थी। उस समय वो यूथ कांग्रेस की लीडर हुआ करती थी। आप लोग देखिए कभी हिस्ट्री में पढ़िएगा तो उसे मालूम पड़ेगा कि कि जयप्रकाश नारायण की गाड़ी के बोनट के ऊपर ये उछल के बैठ गई थी, जयप्रकाश नारायण का विरोध करते हुए। आज की डेट में ये लोग सब इकट्ठा होकर के भारत क ऐसा है, लोकतंत्र खराब है, ये खराब है, वो खराब है। अरे! अपने बाप-दादाओं की करतूतों को याद करो ना। मैं तो मरते दम तक, जब तक ज़िंदा हूँ तब तक किसी भी हालत में कांग्रेस को ना तो सपोर्ट करूँगा और मैं चाहता हूँ कि जो भी हिंदुस्तान से प्यार करता है, वो हिंदुस्तान का नागरिक कांग्रेस से किसी भी तरीके का कोई भी संबंध ना रखे। इस कांग्रेस पार्टी ने बहुत हिंदुस्तान के खिलाफ बहुत कुछ किया है। इमरजेंसी लगाई, उसके पहले दुनिया भर के घोटाले किए, 1962 का वार जो झेला वो हिंदुस्तान ने इनकी वजह से झेला। और उसके बाद में फिर 10 साल के अंदर जो सोनिया गांधी के टाइम में जो तमाशा हुआ और जो कपड़े घोटाले हुए, वो हुए। 1984 का जो दंगा करवाया, जिसमें कि करीब हज़ारों सिख मारे गए, निर्दोष सिख मारे गए। 1989 के आसपास में जो कश्मीर से पंडितों को भगाया गया, कौन-सी ऐसी चीज़ है जिसके पीछे जिसका कारण कांग्रेस नहीं है? आप ये समझिए। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि आप लोग
उन काले दिनों को 2 साल करीब जो हिंदुस्तान के काले दिन हैं उनको याद करें और उन काले दिनों का जो रिस्पॉन्सिबल है, जो जिसने वो काले दिन हिंदुस्तान की इतिहास में दिखाए हैं, उस पार्टी को याद करें और उस पार्टी से दूरी बनाएँ, यही आप लोगों से प्रार्थना है। मैं सही बोल रहा हूँ। 1975 जून से लेकर के 1977 मार्च तक के जो दिन हमने देखे हैं, हमारी पीढ़ी ने देखे हैं, हमारे बाप-दादाओं ने देखे हैं, वो लोग कभी भी कांग्रेस को माफ नहीं करेंगे। कांग्रेस ने कितने भी अच्छे काम करने का प्रलोभन पब्लिक को दिया हो या नहीं दिया हो, लेकिन कांग्रेस ने हमेशा देश को गर्त में डाला है। यहाँ पर डेमोक्रेटिक सिस्टम को खत्म किया है, यहाँ पर पब्लिक के फंडामेंटल राइट का सत्यानाश किया है। आप जो अमेंडमेंट हुआ है, 42 अमेंडमेंट हुआ है टू द कॉन्स्टिट्यूशन, उसको पढ़िए, क्या हाल था। एनीवे, आशा है कि आप लोग मेरी बातों को ध्यान देंगे और आगे भारत के स्वर्णिम भविष्य के लिए इस पार्टी या इस पार्टी के सपोर्टर लोगों से थोड़ा दूर ही रहेंगे तो अच्छा है। अगर आप दूर नहीं रहेंगे, तो भारत फिर से गुलामी की दास्तान में चला जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो इस वीडियो को लाइक करें। अपने दोस्तों यारों के साथ में सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप ग्रुप में, जहाँ पर भी है उसको शेयर करें। मेरी कोशिश रहती है कि किसी ऐसे टॉपिक को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हूँ जिसको मेनस्ट्रीम मीडिया नहीं कवर करता है और इसीलिए पूरी मेहनत के साथ में आपके सामने कुछ कंटेंट लाने की कोशिश करता हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी और समय, किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।